हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की हमारी सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका कि नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 6 के बारे में, जिसमें क्या देखा था हमने, अनोखा सम्राट। पिछला हमारा चैप्टर क्या था, चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार। उसमें हमने देखा था कि जब लोगों का जीवन व्यवस्थित हुआ तो उनके मन मस्तिष्क में नए प्रश्न नए विचार उभरने लगे कि क्या मृत्यु के उपरांत भी जीवन है, कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए यहाँ स्थायी रहता है। इस तरीके की चीज़ें हमने उस चैप्टर में देखी थी। हमने नए धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उन सभी के बारे में देखा। उनमें शिक्षाएं दी जा रही थी व्यक्ति के जीवन के दुखों को सुखों को लेकर, वो सभी चीज़ें देखी। उससे पूर्व हमने देखा जनपद महाजनपद में बदले, फिर राजा राज्य, ये सभी चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे कि जो हमारे राज्य थे जब उन्होंने बड़ा रूप लिया तो वो साम्राज्य बन गए, तो उन साम्राज्यों के सम्राट होने लग गए। तो वैसे ही हमारे एक सम्राट अशोक के बारे में हम देखेंगे। तो चैप्टर में हमारे बुक में हमारे चैप्टर की शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक रोशन नामक बालिका होती है, छोटी 6 क्लास को जैसे समझाया जाता है छोटे बच्चों को, उस तरीके से है। तो छोटे बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसे जन्मदिन पर पैसे मिलते हैं, सभी को गिफ्ट्स पैसे मिलते हैं, उसे भी पैसे मिलते हैं। तो वो अपने लिए सीढ़ी खरीदना चाहती है, लेकिन खरीदने से पहले वो जो उसे पैसे मिलते हैं, नोट मिलते हैं 10 रुपये के, उसे आराम से, कड़क नोट होते हैं, तो उसे छू कर देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है। तो देखती है तो क्या पाती है कि एक तरफ तो हमारे बापू गांधी जी और दूसरी तरफ देखती है कि शेर की आकृति के चिन्ह बने हुए, नीचे चक्र बना हुआ है। तो सोचती है कि ये शेर इस नोट पर क्यों बने हुए हैं। तो वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि आखिर उस नोट पर वो शेर के चिन्ह क्यों बने हुए थे। तो जो शेर के चिन्ह बने हुए थे वो क्या है, सम्राट अशोक कौन है, वो एक अनोखे सम्राट क्यों है, इसका चैप्टर का नाम अनोखे सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये है चैप्टर का नाम, जिसने युद्ध का त्याग किया। तो सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया, उन्होंने कौन सा युद्ध किया था और किस वजह से उन्होंने युद्ध का त्याग किया, उनका धम्म क्या था, उनकी धम्म नीति क्या थी, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार आप बुक देख सकते हैं ताकि हमें अनुमान रहे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, और ये तसल्ली भी रहे कि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। बुक नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हम गूगल पर जो भी हमारा चैप्टर है उसकी PDF निकाल कर एक बार देख सकते हैं, जिससे कि हमें ये तसल्ली रहे कि हम जो भी चीज़ें हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। जिसे पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ सकता है। तो सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जो चित्र वो रोशन नामक बालिका ने प्रश्न किया कि वो क्या है, तो वो है सम्राट अशोक का अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ को सम्राट अशोक ने क्यों बनवाया, कहाँ पर बनवाया, ये हम जानेंगे। प्रश्न यही उठता है कि वो है क्या और उसे नोट पर कब उस चिन्ह को नोट पर कब अंकित किया गया। इतना डिटेल में हमारे चैप्टर में नहीं दिए गए, फिर भी वहाँ पर आया है कि नोट पर वो चिन्ह बने हुए, तो वो भी हम जानेंगे कि वो नोट पर उन्हें कब छापा गया और उन्हें क्यों नोट पर छापा गया। तो शुरुआत करते हैं। जो रोशन नामक बालिका है उसने जो चित्र देखे नोट पर वो है हमारे सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। अब प्रश्न आता है सम्राट अशोक ने इसे कहाँ पर बनवाया और क्यों बनवाया। सम्राट अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। बताओ सारनाथ में क्या हुआ था, पिछले चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको पता है। सारनाथ में हमारे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वो इससे क्या कनेक्शन, तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया उसको लोगों ने सिंह गर्जना कहा, और जो हमारे सम्राट अशोक थे वो महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे। तो उस वजह से उन्होंने अब उसको क्यों किया ये भी कनेक्टेड करना पड़ेगा। जब युद्ध का त्याग किया, कौन सा युद्ध करने के बाद युद्ध का त्याग किया वो हम आगे के देखेंगे। युद्ध का त्याग करने के बाद धम्म नीति
धम्मनीति की उन्होंने घोषणा की ना, उस समय उन्होंने इस अशोक स्तंभ को सारनाथ में एक पत्थर को काटकर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया। तो जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उसे सिंह गर्जना कहा गया, इसलिए लोगों ऐसा माना जाता है कि उस वजह से उन्होंने शेर की आकृति के चित्र पत्थर पर उत्कीर्ण करवाए। क्यों करवाए? उनकी मनस्थिति बदली थी, वो अपना संदेश शांति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उस समय उन्होंने इसे वहां पर उत्कीर्ण करवाया। अब बात ये आती है, वहां तो उन्होंने उत्कीर्ण करवाया, लेकिन इसे नोट पर कब छापा गया? तो बहुत सालों बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को, उस समय इस चिन्ह को हमारे नोट पर 10 रुपये की जो नोट है उस पर अंकित किया गया। क्यों? क्योंकि अशोक चिन्ह, क्योंकि यह शांति, साहस और शासन का प्रतीक है। इस वजह से अशोक चिन्ह को नोट पर अंकित किया गया। तो हमने जाना कि अशोक चिन्ह को कब नोट पर अंकित किया गया, क्यों अंकित किया गया? क्योंकि शांति, साहस और शासन का ये प्रतीक है। जैसे कि चित्र हमें दिखता ही है, शेर बने हुए हैं, उसमें चक्र बना हुआ है। ठीक है, यह हमने जाना। अब हम जानेंगे कि नोट के बारे में हमने देख लिया, इतना डिटेल में दिया है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यदि हमारे चैप्टर में आया है कि चिन्ह नोट पर बने हुए हैं तो हमें जानना जरूरी है कि वो क्यों बने हुए हैं। छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा दिया गया है। अब हम देखेंगे कि साम्राज्य क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि पहले जनपद थे, फिर महाजनपद बने, महाजनपद राज्य में बने। अब जो एक बड़ा राज्य होगा वो हमारा साम्राज्य हो जाएगा। बड़ा राज्य, एक बड़ा राज्य यानी कि साम्राज्य। तो अब बात आती है कि जो हमारे अशोक सम्राट हैं उनके साम्राज्य की स्थापना किसने की। अब वो अनोखे सम्राट हैं तो उसको यहाँ पर दिया गया है, मतलब बेस क्लियर करने के लिए, छोटे बच्चों के माइंड में डालने के लिए कि हाँ कैसे सम्राट शुरू हुए थे। लेकिन इनके शासन की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, इनके दादाजी ने की थी। इनके दादाजी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक के साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नॉर्मली सबने सुना ही होता है। आचार्य चाणक्य की मदद से इन्होंने अखंड भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और मगध में मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। नहीं भी सुना हो फिर भी हमने जान लिया आज कि ये अशोक, सम्राट अशोक के दादाजी हैं। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी, तो मौर्य साम्राज्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के साम्राज्य की स्थापना की लगभग 2300 वर्ष पूर्व। लगभग 2300 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य की मदद से। तो ये हमने जान लिया। जो अशोक का जो साम्राज्य था वो उसमें तीन बड़े नगर थे और कुछ छोटे छोटे नगर थे। अशोक के साम्राज्य में नगर देख लेते हैं हम, फिर बाद में देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था। अशोक के साम्राज्य में 3 प्रमुख नगर। कौन कौन से हैं 3 प्रमुख नगर? पाटलिपुत्र, पटना वर्तमान का जो खुद उसकी राजधानी है, और एक अपना उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन, और हमारा तक्षशिला, शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो आज हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में है। ये सभी अशोक के साम्राज्य में प्रमुख नगर थे। इन नगरों अशोक के साम्राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे पहले हम देखेंगे कि राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है।
क्योंकि 6th क्लास का चैप्टर है, तो बिल्कुल जैसे समझाया जा रहा है उसी तरीके से हम बिल्कुल माइंड में बिठाते बिठाते छोटे बच्चों के हिसाब से वैसे ही पढ़ेंगे। तो राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है, राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है। अब माइंड लगाओ, कैसे अलग है राज्य साम्राज्य से। राज्य छोटा है, साम्राज्य बड़ा है। राज्य छोटा रूप है, साम्राज्य बड़ा। अब साम्राज्य बड़ा है, जो चीज छोटी है उसकी आवश्यकताएं भी कम है, बड़ी चीज है तो उसकी आवश्यकताएं भी अधिक है। राज्य छोटा है, सेनाएं भी कम चाहिए, जगह भी कम चाहिए, लोगों के लिए भोजन भी कम चाहिए और उनको राजकोष भी कम चाहिए, सभी चीजें आवश्यकताएं कम है। साम्राज्य है तो उसका क्षेत्र भी बड़ा होगा, आवश्यकताएं भी कम होगी और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी ज्यादा होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा आक्रमण करें, अपना विस्तार करें, इस तरीके से। तो आवश्यकताएं कम, आवश्यकताएं कम और आवश्यकताएं ज्यादा। राज्य साम्राज्य से कैसे अलग है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो सम्राट अशोक है उसके साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था। साम्राज्य में प्रशासन, अशोक के साम्राज्य में, आप सोचो पूरे भारत में उसने अपना शासन फैला रखा है, तो एक इंसान पूरे भारत में अकेला तो शासन कर नहीं सकता। अपनी राजधानी में बैठेगा वो, लेकिन पूरा नियंत्रण पूरे भारत में नहीं रख सकता। तो सोचो अब कैसे करेगा। तो उसके 2 प्रमुख नगर थे, तक्षशिला और उज्जैन। अब वो उसके प्रमुख नगर क्यों थे उसका भी रीजन है, वो हम बाद में देखेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे कि वो अपना प्रशासन इन प्रमुख नगरों से भी करेगा। एक तो वो बैठेगा पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो उसकी स्वयं की राजधानी है। फिर अपना प्रतिनिधि वो करेगा उज्जैन में और फिर तक्षशिला में। उसकी चीजें आसान हो जाएगी शासन करने के लिए, अलग अलग लोगों को वहां बिठा देगा तो प्रशासन अच्छे से समझ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर किसी को बिठा दे वो, तो उस समय लोगों के मन में साम्राज्य हड़पने की महत्वाकांक्षा आ जाती थी। तो उसने क्या दिमाग लगाया, खुद के पुत्रों को यहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया। पाटलिपुत्र में स्वयं उसने संभाल लिया, शासन संचालन किया। उज्जैन में इस तरीके से उसने अपने स्वयं के पुत्रों को गवर्नर नियुक्त कर दिया साम्राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए। और अब लोगों से उसको पैसा चाहिए, साम्राज्य बड़ा है तो पैसा चाहिए साम्राज्य को चलाने के लिए, तो उसने अधिकारी नियुक्त किए जो उसे कर लाकर दे सके, गुप्तचर नियुक्त किए जो प्रशासन में ध्यान रख सके, कहीं कोई समस्या ना हो जाए, कोई विद्रोह ना कर दे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए उसने अधिकारी और गुप्तचर नियुक्त किए। कर हेतु अधिकारी नियुक्त किए और व्यवस्था हेतु उसने गुप्तचर नियुक्त किए। तो क्या देखा आपने कि साम्राज्य में
तो हमने देखा कि साम्राज्य में प्रशासन किस तरीके से चलता था। कर लेने के लिए सम्राट क्या करता था, व्यवस्था के लिए गुप्तचर नियुक्त करता था ताकि उसकी व्यवस्था बिगड़े नहीं, और संदेश वाहक नियुक्त करता था, उसे संदेश लाकर दे सके। और हमने देखा कि अपना प्रशासन वो अपने पुत्रों को गवर्नर बनाकर इस तरीके से अलग अलग स्थान पूरे अखंड भारत में शासन करने के लिए एक उज्जैन में और एक तक्षशिला में गवर्नर बनाकर अपना शासन करता था, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत पर शासन नहीं कर सकता। अब हम ये देखेंगे कि क्यों तक्षशिला और उज्जैन ही उसके प्रमुख नगर क्यों थे। तक्षशिला और उज्जैन तो जो तक्षशिला है वो उत्तर पूर्व से मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया में जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया का मार्ग था। अब सम्राट है तो वो दिमाग लगाएगा कि उसको किस चीज से प्रॉफिट हो सकता है, और उज्जैन था वो उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने का मार्ग था। उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जाने का मार्ग था। अब वो सम्राट है, वहां पर उसके पुत्र बैठे हुए हैं, कोई भी चीज यहाँ से इधर से उधर होती है या फिर सम्राट की खुद की आवश्यकताएं हो सकती है, उसका साम्राज्य से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, तो उसने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपना प्रमुख नगर और माना शासन के लिए, और अपने पुत्रों को वहां पर गवर्नर नियुक्त किया। ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सम्राट है उसकी स्थिति कैसी थी साम्राज्य में। तो बात यह आती है कि हमें इन सब चीज़ों की इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि उसकी स्थिति कैसी थी। तो ये हमने दूसरे देशों के राजदूत हमारे यहाँ आते थे और वो अपना जो भी देखते थे वो अपनी बुक्स में लिखते थे, राजदूत के रूप में आते थे तो बुक्स में लिखते थे। तो वो हमने देखा तो हमने जाना कि सम्राट की स्थिति कैसी थी। तो किसके द्वारा जाना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका है बुक, किसकी, मेगस्थनीज की, मेगस्थनीज की बुक है इंडिका। ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ राजदूत। इसकी भी एक कहानी है, बाद में देखेंगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे कि भाई इसका विवाह जब सेल्यूकस निकेटर से वो लड़ाई करता है और इसका विवाह हेलेना उसकी पुत्री से हो जाता है, तो उसके साथ एक मेगस्थनीज नाम का राजदूत होता है। तो इसकी जो ये बुक है उससे हमें पता चलता है कि प्रशासन में सम्राट की स्थिति, साम्राज्य कहेंगे हम, साम्राज्य में सम्राट की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें पता कैसे चला, इंडिका नामक बुक से। क्या पता चला, जो हमारा सम्राट था बहुत बिल्कुल आलीशान एक सोने के रथ पर बैठकर जब उसकी सवारी गांव में नगर में निकलती थी तो सोने के रथ पर वो बैठकर आता था। स्वर्ण रथ पर वो बैठकर आता था, सोने के रथ में सवार होकर। इतना ही नहीं, उसके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड्स, उसके जो अंगरक्षक थे वो हाथियों पर बैठकर मतलब आभूषणों से सज्जित हाथियों पर उससे ऊंचा उसका ध्यान रख सके उस तरीके से हाथियों पर बैठकर आते थे। अंगरक्षक हाथियों पर सवार होकर। और एक इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारा सम्राट था उसके चारों ओर प्रशिक्षित तोते, प्रशिक्षित यानी जिन्हें पढ़ाया लिखाया हो, जिन्हें समझ में आता हो, वो तोते चारों ओर उसके सिर के चारों ओर चक्कर लगाते।
है ना इंटरेस्टिंग बात। प्रशिक्षित तोतों का झुंड, तोतों का झुंड सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाता, चारों ओर चक्कर लगाता। और महिलाएं, हथियारबंद महिलाएं उसकी सुरक्षा के लिए उसके आसपास रहती। हथियारबंद महिलाओं को वो अपने पास रखता। हथियारबंद महिलाएं सुरक्षा है तो। अब सोचो महिलाएं क्यों? क्योंकि पुरुषों को यदि वो रखें, उनके मन में साम्राज्य की लालसा आ जाए, महत्वाकांक्षा आ जाए, तो वो उन पर अटैक कर दें। महिलाओं के मन में ऐसा इतना वो नहीं था जितना पुरुषों को राजा बनने का उस समय था। तो उसने दिमाग लगाया, महिलाओं को अपना हथियारबंद महिलाओं को अपने पास सुरक्षा हेतु रखा। अब सम्राट है तो उसे बहुत बड़ा खतरा होता था, कोई उसे मार ना दे, तो इतनी सारी उसकी सुविधाएं होती थी। उसके साथ साथ और भी चीज़ें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहें। ये सब भी उसकी सुरक्षा के लिए था। और भी चीज़ें हैं। अब ये सब तो उसकी बाहरी सुरक्षा के लिए हो गया। अब उसके भोजन में कोई कुछ मिला दे तो सम्राट के भोजन को खिलाने से पहले चखा जाता था। सम्राट के भोजन को दासों द्वारा चखा जाता था, चखा जाता था। और जो सम्राट था वो एक से ज़्यादा दिन एक कमरे में विश्राम नहीं करता था, यानी नहीं सोता था। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ पर षड्यंत्र कर दे, उसे मारने की प्लानिंग कर दे, तो एक से ज़्यादा दिन एक कमरे में विश्राम नहीं करते थे। नहीं करते थे। तो ये थी हमारे सम्राट की स्थिति साम्राज्य में। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका नामक बुक से। ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि हमारे अनोखे सम्राट अशोक के बारे में। वो अनोखे क्यों हैं, क्या रीज़न है? अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट। सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जो संदेश है वो अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाए। वो चाहते तो बुक्स में लिखवा सकते थे और ऐसे पन्नों पर लिखवा सकते थे, लेकिन उनको क्या पता वो नष्ट हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन्होंने पत्थरों पर अपने संदेशों को उत्कीर्ण कराया। उससे पूर्व ये ऐसे नहीं थे कि हाँ शुरू से अपना संदेश दे रहे हैं अच्छे, ऐसे नहीं। इन्होंने भी युद्ध किया था, एक भीषण नरसंहार वाला युद्ध किया था इन्होंने। उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इनका खुद का अभिलेख है एक, उससे हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने खुद ने बताया है कि मैंने युद्ध के 8 साल बाद, राज्याभिषेक के 8 साल बाद, राज्याभिषेक के 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध किया। इन्होंने खुद ने लिखवाया वहाँ पर, कलिंग का युद्ध किया। हमने देखा स्टैटिक में भी इन्होंने अशोक स्तंभ उत्कीर्ण करवाया। कौन से युद्ध के बाद इन्होंने धम्मनीति की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध किया। और इन्होंने ये लिखा कि उसमें बहुत सारे जन की हानि हुई, जान माल की हानि हुई, लोग मर गए, जिनके ऐसा पूरा लिखा हुआ है उसमें। आप मैं बोल रही हूँ तो वो पता चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बुक में एक बार देख सकते हैं। बुक नहीं है तो फिर भी गूगल पर PDF निकाल कर देख सकते हैं। कोई नॉर्मल सी बात है, जिसे पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ सकता है। तो इन्होंने ऐसा लिखा उसमें कि मैंने जो युद्ध किया उसमें कई लोगों के प्रियजन मर गए, तो वो उनका विलाप कर रहे थे और
बहुत सारे जान माल की हानि हुई, बहुत सारा नरसंहार हुआ, इस तरीके से उन्होंने लिखा। तो मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ से। और अब मैं ये सोचता हूँ कि युद्ध के बजाय अगर मैं अपनी बात लोगों तक प्रेम पूर्वक पहुँचाऊँ तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग कर दिया और अपनी धम्म नीति की घोषणा की। कुछ बातें मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 8 साल बाद कलिंग युद्ध किया, भीषण नरसंहार, हृदय परिवर्तन, शॉर्ट में लिख देती हूँ, हृदय परिवर्तन, युद्ध का त्याग, धम्म नीति की घोषणा। समझ में आ गया हमने कि किस तरीके की प्रोसेस रही, उन्होंने धम्म नीति की घोषणा की। अब हम देखेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में, छोटा सा देख लेते हैं कि कलिंग कहाँ है और उन्होंने कब ये युद्ध किया। तो कब किया वो तो हमने देख लिया कि उन्होंने राजा बनने के 8 साल बाद इस युद्ध को किया। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है? वर्तमान जो हमारा उड़ीसा है वो है कलिंग। कलिंग 8 वर्ष राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उन्होंने ये युद्ध किया, भीषण नरसंहार को देखा, युद्ध का त्याग कर दिया और अपनी धम्म नीति की घोषणा की। अब हम देखेंगे धम्म क्या है। प्रश्न ये उठता है कि धम्म नीति की उन्होंने घोषणा की तो धम्म क्या है। हम देखेंगे अब अशोक का धम्म, सम्राट अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। धम्म एक प्राकृत शब्द है। प्राकृत यानी नॉर्मल, वहाँ के लोगों को समझ में आती थी जो लैंग्वेज, वो थी प्राकृत। हमने बहुत महात्मा बुद्ध के उसमें भी देखा कि उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत यानी वहाँ के आसपास के लोगों को जो लैंग्वेज समझ में आती थी वो लैंग्वेज का ये शब्द है धम्म, जिसका संस्कृत रूप होता है धर्म। तो अब हमारे दिमाग में आता है क्या ये कोई कर्मकांड, पूजा पाठ ऐसा कुछ है? नहीं, अशोक का धम्म पूजा पाठ नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, वरन उपदेशों की सारणी, नीतिगत उपदेश। ये है हमारे अशोक का धम्म। अशोक के धम्म में क्या क्या चीजों का उन्होंने विरोध किया, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और पहले हम ये देखेंगे कि उन्होंने धम्म की घोषणा क्यों की। धम्म घोषणा क्यों? उन्होंने एक तो भीषण नरसंहार देखा, दूसरा आपसी झगड़े, आपसी झगड़े उन्होंने देखे, और लोगों के मन में सद्भावना थी नहीं, बिल्कुल भी सद्भावना का अभाव, दुराचार, ये सभी चीजें कारण थी धम्म घोषणा की। अब अशोक ने धम्म घोषणा की, उन्होंने किन किन बातों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने, अशोक ने क्या क्या किया? उन्होंने पेड़ लगवाए, पेड़ लगवाए, सार्वजनिक आश्रय स्थल बनवाए, नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, इस तरीके से उन्होंने अपने धम्म की घोषणा की। यहाँ तक कि उन्होंने इस धम्म की पालना के लिए कुछ लोगों का
को नियुक्त किया, जिन्हें क्या बोला जाता है वो भी हम देखेंगे। और उन्होंने इनको अभिलेखों पर लिखवा लिखवा कर अलग अलग स्थान पर स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता था उनके लिए उन्होंने लोग नियुक्त किए ताकि वो जाकर उन्हें बता सकें। किसी को अनपढ़ हो, उन्हें समझ में नहीं आता तो उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जो खुद उन्हें पढ़कर सुना सके। तो उन्होंने धम्म घोषणा के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की। धम्म महामात्य जो इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचा सके। इन्हें स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया। अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हमें, कहाँ कहाँ से मिले वो भी हम मैप में अभी देखेंगे। स्तंभों पर इन्हें उत्कीर्ण करवाया और नगर नगर में पत्र बांटे, लिखे हुए पत्र बांटे। क्या लिखा हुआ? धम्म के वो संदेश है वो लिखे हुए हैं। नगर नगर में लिखे हुए पत्र बांटे। धम्म घोषणा के लिए अशोक ने क्या किया ये भी हमने देख लिया। अशोक का धर्म क्या है, कोई धर्म नहीं है वो, ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि अब अशोक ने अभिलेख लिखवाए हमें, तो हमारे बुक में दिया गया है कुछ स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, वो सभी जगह हमें दी हुई वो हम देखेंगे मैप में। तो अशोक के अभिलेख किस किस स्थान से मिले वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर है मानसेहरा, मानसेहरा यहाँ लिख रही हूँ मैं, लेकिन ये है अपना पाकिस्तान में। यहाँ पर है शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी है वो पाकिस्तान में पेशावर जिला। मानसेहरा है वो पाकिस्तान में हजारा जिला। जो अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं ना वो यहीं पे मिले हैं। दूसरा है यहाँ पर कलसी जो कि उत्तराखंड में है, कलसी। और टोपारा जो कि हरियाणा में है, मेरठ, बहापुर और इधर नेपाल में लुम्बिनी और बिहार में रामपुरवा और लोरियो, अरराज। यहाँ पर एक स्थान पर कौशाम्बी, इलाहाबाद और सारनाथ। ये तो है सारनाथ जहाँ पर अशोक स्तंभ है ही। ये है इलाहाबाद और यहाँ है अपना कौशाम्बी। ये हमने जनपदों में देखी थी राजधानी। अब है यहाँ पर गिरनार गुजरात में, जूनागढ़ जिले का, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले का गिरनार। और यहाँ पर है सोपारा, यहाँ है सन्नाती, यहाँ पर है अपना धोली, यहाँ है जोगढ़
धौली है पुरी उड़ीसा में, जोगड़ है गंजारा जिला उड़ीसा में, और ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, और मास्की अभिलेख यहाँ पर है, एक गुज्जर अभिलेख, और यहाँ पनगुरिया, यहाँ लिख देती हूँ मैं पनगुरिया ये अभिलेख, और यहाँ है सांची अभिलेख। ये सभी अशोक के अभिलेख हैं। किस किस स्थान पर है वो हमने देखिए, मेरठ यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, कौशाम्बी यूपी में, बहापुर टोपारा हरियाणा में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में, सन्नाटी कर्नाटका में। यहाँ पर एक येरगुड़ी और है, येरगुड़ी ये है, पनगुरिया है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये इन जगह पर हमारे अशोक के अभिलेख मिले हैं। मैं जूम करके दिखा देती हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। इन स्थानों पर सम्राट अशोक के अभिलेख मिले। बुक में हमारा दिया गया है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं दिया गया है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये मिले हैं हमें, तो किस किस स्थान से मिले हैं। छोटे बच्चों को 6th क्लास का, तो उस हिसाब से नॉर्मली थोड़ा थोड़ा ही बताया, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिले। अशोक के धम्म के बारे में देखा, सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले वो हमने देखा। अब हम देखेंगे सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया। सम्राट अशोक का प्रजा को संदेश, सम्राट अशोक का प्रजा को संदेश। सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को एक संदेश दिया कि सभी धर्म समान हैं। अपने धर्म की प्रशंसा व दूसरे धर्मों का अनादर नहीं करना, सब समान है। ये सम्राट अशोक ने कहा। उन्होंने कहा सबके प्रति दया भावना रखना, ये हमारे सम्राट अशोक के प्रजा को संदेश है। उन्होंने कहा कि जो कर्म कांड पूजा पाठ है वो किसी काम के नहीं है। जैसे शादी विवाह किसी का है, कोई प्रोग्राम है उस टाइम के, तो उस समय कर्म कांड करना, पूजा करना, ये सभी किसी काम के नहीं है। आप अच्छे आदर्शों का पालन करिए, वही सबसे बेस्ट है। कर्म कांड किसी काम के नहीं। आपको दासों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना है, दासों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना है। ये सभी सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम और देख लेते हैं कि जब अशोक सम्राट के आने से कुछ समय पूर्व, हमारे बुक में ऐसे दिया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सम्राट अशोक के आने के कुछ समय पूर्व चीन की दीवार बन रही थी। वह दीवार क्यों बनाई? उत्तर पश्चिम से पशुपालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार बन रही थी। अशोक से कुछ समय पूर्व चीन की दीवार, जो कि 6400 किलोमीटर लंबी है। इसे क्यों बनाया गया? पशुपालकों से सुरक्षा के लिए इस दीवार को बनाया गया। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे बुक में दी गई है, वो हमने जाना। उसके कुछ समय बाद हमारा जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन हो गया, ये चीज़ भी दी हुई है।
मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग शासक आए। चीन की दीवार के बारे में हमने देखा, इसकी जो स्थापना है वो 2400 वर्ष पूर्व हुई। इसमें 100-200 किलोमीटर पर 200 किलोमीटर बुर्ज बने हुए हैं सुरक्षा के लिए। इस दीवार के बारे में हमने देख लिया। फिर हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 2200 वर्ष पूर्व। 2200 वर्ष पूर्व मौर्य, इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। अभी तो मौर्य साम्राज्य में पूरा पढ़ना है, आगे के चैप्टर्स में, आगे की क्लासेस में पूरा मौर्य साम्राज्य का ऐसे हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, का पतन हो गया। और उसके बाद हुण, शक, कुषाण, बहुत सारे चोल, चेर, पांड्य, अलग अलग साम्राज्य के शासन करने वाले आए। इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। टेक केयर।